हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो। बिहार पुलिस का टारगेट बैच का भी पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो आज पॉलिटी की दूसरी क्लास है। आज हम लोग पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पॉलिटी की दूसरी क्लास है। इससे पहले पॉलिटी का एक क्लास हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सारा अधिनियम पढ़ लिया था, सारे पॉलिटी स्टार्टिंग से पढ़ रहा था कि पॉलिटी का सबसे पहले कौन आया था इंडिया में। उसके बाद हम लोग ने जितने भी अधिनियम है, एक्ट है, सारा पढ़ लिया था। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट, राजलेख, भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये सब मैंने पढ़ लिया था। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आगे हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत विभाजन की घोषणा हुई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत विभाजन की घोषणा हुई। आगे मैं बताऊंगा, इसके बाद समझाऊंगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत विभाजन की घोषणा हुई। इस घोषणा से पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन का योजना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग करना था, उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजा। फिर से समझिएगा, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आने से पहले 1947 में जब माउंटबेटन योजना आया, इसके तहत भारत पाकिस्तान को अलग अलग करना था। इससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजा। चूंकि इस समिति में तीनों कैबिनेट मंत्री शामिल था, इसलिए इस समिति को कैबिनेट मिशन कहा गया। जब क्लेमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजा, तो इस तीनों सदस्य उसके कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए उस सदस्य का नाम कैबिनेट मिशन पड़ गया। अब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में आया। इस मिशन में शामिल 3 सदस्य निम्नलिखित थे: सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे सो विदेश मंत्री थे, और पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर थे जो गृह मंत्री थे। ये 3 लोगों को भारत में भेजा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा। इस सदस्य में तीनों सदस्य, इनके सदस्य की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस को बना करके भेजा गया। इस समिति के अध्यक्ष किसको, पैथिक लॉरेंस को भेजा गया। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संविधान बनाने की मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर से समझिएगा, जब 3 जून 1947 को भारत विभाजन होना था माउंटबेटन योजना के आधार पे, तो उससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा अपने मंत्रिमंडल से 3 सदस्यों को भारत भेजा। 3 सदस्य को भारत भेजा। ये तीनों सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। अब ये तीनों सदस्य 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन, अब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। तो ये तीनों सदस्य 1946 में भारत आया, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे विदेश मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर जो गृह मंत्री थे। ये तीनों सदस्य को भारत भेजा गया 1946 में। 1946 में तीनों सदस्य का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बना करके भेजा गया। अर्थात कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, प्रश्न ऐसे एग्जाम में आते हैं कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस
था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन को इसलिए भेजा गया था कि जब हमारा देश लास्ट स्वतंत्र होने के कगार पर थे, इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा गया था। जब ये तीनों भारत आए तो इनके सिफारिश पे भारत में एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया का एक संभावना बना, संविधान निर्माण करने की एक संभावना बना। जब ब्रिटिश सरकार सोचे कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ का कुछ न कुछ संविधान होना चाहिए, यहाँ कुछ न कुछ नियम होना चाहिए, इस हिसाब से ये लोग यहाँ पे चले। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने सिफारिश किया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए जब संविधान सभा बनाने के लिए जुलाई 1946 में एक चुनाव संपन्न हुआ। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। बताया गया कि 10 लाख के लोगों के बीच में एक प्रतिनिधि, एक नेता रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग संसद का वोट देते हैं तो सांसद 10 लाख की आबादी पे एक सांसद की चयन होता है। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये अभी 1973 के संविधान से चल रहा है, आगे 2025 तक ये समानता बना रहेगा। वैसे भी हमारे संसद भवन में सीट बहुत कम है तो 2025 में सीट को बढ़ाया जाएगा। नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है तो उसमें काफ़ी सीट होगा, फिर संसद का सीट बढ़ाया जाएगा। जितने भी सांसद का सीट बढ़ाया जाएगा। ये 1976 के क्या कहते हैं जनगणना पे आधारित है। मैं आगे बताऊंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया। बताया गया कि 10 लाख की आबादी पे एक नेता का चयन किया जाएगा। संविधान सभा के लिए 389 सदस्य निर्धारित किए गए। जितने भी पूरे भारत में बोला गया कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य, जैसे अभी हमारे लोकसभा में 552 सदस्य, अधिकतम 555 सदस्य है, तो ऐसे ही कहा गया कि पूरे भारत में संविधान सभा के लिए 389 सदस्य का निर्धारित किया जाएगा। 389 सदस्य निर्धारित किए जाएगा। 389 सदस्य में 296 सदस्य जो थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे, 296 और 93 सदस्य जो थे देसी रियासत के मनोनीत सदस्य थे। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य 389 सदस्य को निर्धारित किया गया कि 389 सदस्य है, वो 389 सदस्य मतलब वोट में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ऐसे समझने के लिए आप ले सकते हैं कि वोट में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, मतलब 389 सदस्य को सिलेक्टेड किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे बिहार में 245 सदस्य विधानसभा का, वैसे पूरे भारत में 389 सदस्य का निर्धारित किया गया। 389 सदस्य में 296 जो थे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के प्रतिनिधि थे। 296 सदस्य को आप ऐसे कहा जाए कि एक ब्रिटिश को आरक्षण मिला गया, एक आरक्षण के रूप में 296 सीट दिया जाएगा। तो 296 सदस्य रिजर्व किया गया। जो ब्रिटिश के लोग जो भारत में भारतीय प्रांत में रहते थे उनके लिए 296 सीट को निर्धारित किया गया और 93 सीट जो थे वो भारत में देसी रियासत से मनोनीत सदस्य, जो देसी रियासत में मतलब जो हमारे भारत देश में रहते थे उनको चयन किया जाएगा, मतलब मनोनीत किया जाएगा। वो वोट में खड़ा नहीं होगा और वो मनोनीत कौन करेगा? तो ये ब्रिटिश सरकार ही करेगी। तो ये बात थी। आगे थी कि सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए। जितने भी जब इलेक्शन हुए तो सर्वाधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए। संयुक्त प्रांत से 55 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। संयुक्त प्रांत पहले का यूपी और उत्तराखंड मिला करके था। पूरा यूपी और उत्तराखंड को पहले संयुक्त प्रांत ही कहा जाता था। अब उत्तराखंड अलग हो गया और उत्तर प्रदेश अलग हो गया। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला करके उसे क्या कहा जाता था? संयुक्त
प्रांत कहा जाता था। उम्मीद करते ये समझ गए होगा। आगे, देशी रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से मनोनीत हुए थे। देशी रियासत में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से मनोनीत हुए थे। 7 प्रतिनिधि मैसूर से मनोनीत हुए थे। 93 सदस्य में से 7 सदस्य जो थे जो मैसूर से चयन किया गया था, जिसको मैसूर से मनोनीत करके लाया गया था। आगे है, हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं था। हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था, हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जहां से कोई भी प्रतिनिधि जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। जब सारा इलेक्शन हो गया, सारा चुनाव हो गया, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारत में दिल्ली में संपन्न हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत विभाजन की घोषणा, तो भारत विभाजन की घोषणा कब हुई और किसके आधार पर हुई? तो भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को हुई और माउंटबेटन योजना के आधार पर हुई। आगे प्रश्न आते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरा, कि देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे? कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसे सर्वाधिक प्रतिनिधि मनोनीत किया गया था? तो कौन सा देशी रियासत था? मैसूर ऐसा देशी रियासत था जहां से सर्वाधिक प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया था। कौन सा ऐसा देशी रियासत है जहां से एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ऐसे प्रश्न आते हैं, फिर यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा के एक सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो बहुत सीनियर थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहला संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के थे? तो ये आरा बिहार के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आरा बिहार के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आरा बिहार का था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को ही एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। आगे डॉक्टर बनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को ही एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर बनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। आगे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यह संविधान निर्माण के लिए यह एक ऐसा पत्र था, यह एक ऐसा प्रपत्र था जिसमें संविधान निर्माण करने के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया था, जिसमें जितने भी संविधान निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य का वर्णन किया गया था कि क्या क्या उसमें उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा था। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित संविधान सभा की कैमी बैठक में हुई थी? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित संविधान सभा के तीसरी बैठक में बात रखा गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। प्रश्न ऐसे आते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा गया। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। यह एक ऐसा प्रपत्र था, यह एक ऐसा पत्र था जिसमें भारत के संविधान निर्माण करने का प्रमुख स्रोत और प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया था। वही एक उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति क्या था? तो संविधान में बनाए गए अधिनियम और नियमों को, संविधान में बनाए गए अधिनियम और नियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर से समझिएगा, प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान में बनाए गए जितने भी अधिनियम नियम थे उन पे विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 21 फरवरी 1948 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 21 फरवरी 1948 को, मतलब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप समिति का गठन क्यों हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन जब हमारे संविधान निर्माण हुआ तो उसमें बनाए गए नियम अधिनियम जितने भी थे उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के 7 सदस्य वाले प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दे दिया कि इसमें क्या विचार विमर्श हुआ था और क्या नहीं था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। उनको इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। भारत का संविधान ये समझ में आ गया। आगे हम पढ़ेंगे। अब चलेंगे संविधान में। ये बेसिक कुछ जानकारी थी पॉलिटी की जो मैंने आप लोग को दे दिया। अब हम लोग संविधान पढ़ेंगे। संविधान में सारा कुछ पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो आरा बिहार का था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एससी मुखर्जी को
एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया था। प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान सभा का सलाहकार कैसे किसको चुना गया, तो डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव को यह प्रश्न हमेशा कभी न कभी आ ही जाता है। फिर आगे है कि संविधान सभा की कैमी बैठक में और कब, कितनी बैठक में और कब उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने का बात रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित क्या था, जो मैंने आप लोग को बता दिया। आगे है उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पारित कर गया था। फिर उसके बाद प्रश्न ऐसे आते कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसके बाद पूछता है कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति 7 सदस्य था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऐसे आते हैं, यहां से ये प्रश्न आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संविधान, आगे पढ़ेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। भारत का संविधान का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता या जनक कहते हैं, क्योंकि संविधान सभा इन्होंने ही लिखा है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया, मतलब जो संविधान सभा बनाया गया था वो संविधान सभा क्यों बनाया गया था, तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। क्यों बनाया गया था, संविधान निर्माण के लिए तो संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव की बात रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उसमें क्या रखा गया कि संविधान बनाने का, निर्माण करने का जो स्रोत और उद्देश्य, उसका उद्देश्य का वर्णन किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। तो ऐसे आता है कि देखिए संविधान सभा लिखा किसने था, तो संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। फिर वही है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया, संविधान सभा द्वारा। फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा क्यों किया गया था, क्योंकि भारत में संविधान निर्माण हो सके, इसलिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो कैसे लिखेंगे, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा। प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का संविधान किसने लिखा था। अगर आदमी का नाम लिखा है तो अगर ऑप्शन में, तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया, तो संविधान सभा के द्वारा। अगर संविधान सभा के द्वारा ऑप्शन में संविधान सभा रहेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहेंगे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेंगे तो संविधान सभा नहीं रहेगा। तो भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया, संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जो संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जो चुनकर गए थे, वही सदस्य प्रारंभ में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 थे। जब भारत विभाजन हो गया तो इनकी संख्या घटकर 324 हो गई। जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया तो इनकी संख्या घटकर कितना हो गया, 324 हो गई। पुनः आगे चलकर इसकी संख्या घटकर 299 हो गई। ये दोनों पॉइंट कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आते ऐसे, हाँ बता दिए। चलिए 24 नवंबर 1949 को संविधान लेखन का कार्य पूर्ण हो गया। जब हमारा संविधान लिखना चालू हुआ तो 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लेखन का कार्य पूरा हो गया। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा हुआ था। संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया। तो अब जाकर के 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा का कार्य लिखन कार्य पूर्ण हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंशतः लागू कर दिया गया। जब 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा लिखा गया तो बस 2 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया कि संविधान को अंशतः लागू कर दिया गया। अंशतः मतलब थोड़ा लागू कर दिया कि थोड़ा, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। जब अंशतः लागू किया, अंशतः मतलब कुछ संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। इस दिन कुछ अनुच्छेद को लगभग
15 अनुच्छेद को इस दिन लागू किया गया। जो 15 अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है, जो 15 अनुच्छेद यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा, इसी दिन निम्नलिखित 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। 24 नवंबर 1949 को संविधान लेखन का कार्य पूर्ण हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंशतः लागू कर दिया गया। इस दिन 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। इस दिन 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया, उस दिन 15 अनुच्छेद लागू किया गया। 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन कौन अनुच्छेद लागू किया गया? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391 और 392, 393। ये 15 अनुच्छेद को कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंशतः संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। बाकी जो संविधान बचा था उनको 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को लास्ट दिन था, मतलब अंतिम दिन था संविधान सभा को। इसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जब संविधान सभा भंग हो गया तो 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को भंग करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। यहाँ से ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा लिखा गया। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। आगे प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा का लेखन कार्य कब पूर्ण हुआ? तो संविधान सभा का लेखन कार्य 24 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। संविधान सभा अंशतः कब लागू किया गया? तो संविधान सभा अंशतः 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। आगे प्रश्न आते हैं कि अनुच्छेद 15 को मतलब अंशतः जब लागू किया गया संविधान जब अंशतः लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो कितने अनुच्छेद को लागू किया गया उस दिन? तो उस दिन 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। जो 15 अनुच्छेद यह 5, 6, 7, 8, 9, 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, 391, 392 और 393 हैं। आगे है कि शेष संविधान को कब लागू किया गया? मतलब संविधान पूर्णतः कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को। आगे प्रश्न ऐसे आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? तो संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को भंग करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत को राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? तो संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 का संविधान सभा का अंतिम दिन था। प्रश्न ऐसे आते, उम्मीद करते आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। तो समझ गए तो उम्मीद करते बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके लिए हमने फ्री बिहार पुलिस का टारगेट बैच लाया है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, संविधान से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले पॉलिटी का एक क्लास मैंने कर लिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पॉलिटी पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये देखिएगा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं सारा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते क्यों हैं वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में प्रश्न लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न का जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।